हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कि हमें एचपीयू का जो केमिस्ट्री है बीएससी थर्ड ईयर, तो उसको कैसे कवर करना है एचपीयू के एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप अच्छे नंबर ले सको। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, 4 सेक्शंस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी अगर देखा जाए तो टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स हैं आपकी टोटल। बट आपको ये सभी यूनिट्स करने की नीड नहीं है। एग्ज़ाम्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन कौन सा पार्ट जो है आपको अलग अलग से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पार्ट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपके पास सिंथेटिक डाइज है। तो आपको जो ईजी है करना वो है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ये आप लोगों ने 11th-12th में भी कवर किया है, तो ये आपको करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सिंथेसिस एंड रिएक्शंस एनाफ्थलीन की हैं, एंथ्राफिन की हैं, फिनेंथ्रीन की हैं, और रिलेटिव रिएक्टिविटी बोली है ऑफ दीज कंपाउंड्स एट वेरियस पोजीशंस। अगर आप लोग करना चाहते हो सिंथेटिक डाइज तो आप ये भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा नंबर जो है वो आपका इसी में आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सेक्शन बी। तो ये जो है ये यूनिट आपकी काफ़ी बड़ी दी गई है, बट इसमें 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट ये है और फर्स्ट पार्ट ये है। अभी इसमें क्या करना है आपको, मेनली आपको फोकस करना है इतने पार्ट पे। ये वाला पूरा पार्ट आपको कवर करना है, और इसमें से अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आपको इसमें से कुछ पार्ट्स करने हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगी कि आपको कौन कौन से पार्ट करने चाहिए। अदरवाइज़ आपको यही जो है वो फॉलो करना है, और इसी को आप करोगे तो आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। और जो भी आप कर रहे हो ना, उसको इतने अच्छे से करना कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड ही ना पड़े। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपके पास यहाँ पे 2 टॉपिक्स आ रहे हैं। एक आपके पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहा है, और एक आपके पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करो। ये वाला पार्ट जो है इसको आप अच्छे से कवर कर लो, यहाँ तक ये सारा पार्ट। और ये वाला अगर आप पार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये वाला पार्ट भी इजी है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है काफ़ी स्कोरिंग पार्ट है, और आप इसको करोगे तो आपके अच्छे जो हैं वो मार्क्स आ जाएंगे। और सेक्शन डी में, अगर सेक्शन डी में मैं बात करूँ तो ये आपको कंप्लीट जो है वो करने की नीड नहीं है। इसमें आपको यहाँ तक अगर आप कर लेते हो, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से लेके आप ये डिस्कशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोमोलिक्यूल से पहले पहले अगर आप कर लेते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। बट अगर आप थोड़ा और इसको एक्सटेंड करना चाहते हो कि कोई भी आपसे क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो बेटर है कि आप यहाँ तक कवर कर लो। यहाँ तक आप कवर कर लो। ये वाला लास्ट का आप जो पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाला पार्ट है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा पार्ट है। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो आप ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से कवर कर लो, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हैं, किस तरीके से जो आपका पेपर है वो आता है, तो जो 50 मार्क्स का आपका ऑल ओवर पेपर आता है इसका, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन 1 यहाँ पर आएगा। अभी सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 1 आएगा एंड क्वेश्चन 2 आएगा। तो जो क्वेश्चन 1 है वो आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से आएगा, और क्वेश्चन 2 आपका सिंथेटिक डाई से आएगा। तो इनमें और का ऑप्शन होता है, तो आप कोई भी कर सकते हो। तो आपका सेक्शन ए जो है वो आराम से हो जाएगा अगर आप इन दोनों में से कोई एक पार्ट कवर कर लेते हो अच्छे से, तो ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपके पास 3rd और 4th क्वेश्चन जो है वो आता है, और वो दोनों ही आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से आएंगे। बट यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट कवर करते हो ना, अगर आप ये वाला पार्ट कवर कर लेते हो, इतना पार्ट कवर कर लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आराम से हो जाएगा।
आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। इफ़ बाई चांस करना पड़ा तो मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँगी, अदरवाइज़ कुछ करने की नीड पड़ेगी नहीं वैसे। और क्वेश्चन 4 के लिए आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपको करना पड़ेगा सारा, ठीक है। तो इसमें थोड़े मैकेनिज़्म और इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इंडोल, क्यूनोलॉन, आइसोक्यूनोलॉन की, तो ये आती हैं यहाँ पे। और ये बिशलर सिंथेसिस जो हैं ये पूछा जाता है, या फिशर सिंथेसिस या स्क्रैप सिंथेसिस आपसे पूछा जाता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और जो सेक्शन सी है आपसे, तो सेक्शन सी के अंदर आपसे क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 जो है वो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही आता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा, और क्वेश्चन 6 आपका IR से आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूवी करना चाहते हो या IR करना चाहते हो, और इनमें चॉइस होती है, ठीक है। हर क्वेश्चन में चॉइस होगी यहाँ पे। तो आप यूनिट्स जो हैं आपको बताई गई हैं, आप वैसे कर सकते हो, या आपके कॉलेज में जो करवा रहे हैं वो आप कर सकते हो। अगर कॉलेज में नहीं भी जो यूनिट करवाई जा रही है, तो अगर आप यूट्यूब से कवर कर रहे हो, जहाँ से भी कवर कर रहे हो, कोई कुछ भी कर सकते हो। बट ये है कि आप प्रीवियस ईयर चेक कर लेना अच्छे से, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, और इसी में ना जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, यहाँ से आपको एक ये जो वुडवर्ड फिशर रूल है कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स, यहाँ से आपका ना एक न्यूमेरिकल बन जाता है। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये आप कर लेना, ये काफ़ी आसान है वैसे। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करा दूँगी, ये काफ़ी ईजी है। और बाकी इस चैप्टर में आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लैम्डा मैक्स और ई मैक्स की ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, लैम्डा मैक्स ई मैक्स हो गया, क्रोमोफोर हो गया, ऑक्सोक्रोम हो गया, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, तो ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बाकी उसमें कोई बड़ा क्वेश्चन आने के इतना चांसेस नहीं होते। और वैसे भी केमिस्ट्री में मेनली आपके जो क्वेश्चन वो डिवाइडेड होते हैं, लाइक 2 मार्क्स का आ गया, 3 का आ गया, 2.5 का आ गया। तो ऐसे अगर हम देखें तो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, तो वैसे आप देख सकते हो, है ना। बाकी छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत लेंथी करके नहीं पूछा जाता। सेक्शन डी में अगर मैं बात करूँ आपकी, सेक्शन डी की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो सेक्शन डी में क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आता है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 7th है आपका, तो वो मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो क्वेश्चन है ना वो आपके NMR से ही आएंगे, दोनों ही क्वेश्चन NMR से आने वाले हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही आएंगे। बट आपको इसमें करना क्या है, तो एक चीज़ तो ये है कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है ना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में या इसमें से किसी भी पार्ट में, लाइक मेरे को तो दिक्कत होती थी ये सिंपल प्रॉब्लम ऑन PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले में, तो मैंने इस पार्ट को मैंने नहीं किया था अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पर, और मैंने ये वाला जो पार्ट था इसको कम्प्लीटली मैंने अच्छे से कर लिया था, क्योंकि ये जितने भी यहाँ तक डिस्कशन से पहले तक ना, ये जितने भी हैं ये सारे की सारी डेफिनेशंस हैं, ये कुछ भी आपको एक्सटेंड करने की नीड नहीं है। ये सिर्फ आपसे डेफिनेशंस पूछे जा रहे हैं, या अगर पूछेंगे तो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने हैं, या पीक कितने हैं, कितने बन रहे हैं, या पोजीशन ऑफ सिग्नल्स क्या है। बाकी या तो डेफिनेशंस पूछेंगे, और कुछ नहीं पूछ सकते इसमें आपको। बाकी डिस्कशन ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इथाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, तो ये बहुत आसान है डायग्राम। वैसे ये जो होता है ना ये डिस्कशन वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8 में चला जाता है जनरली। बट ये मैं आपको करने को क्यों बोल रही हूँ कि आप कर लेना इसको भी, क्योंकि कई बार ये भी मिक्स हो जाए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अगर टाइम है तो कर लेना, अदरवाइज़ क्वेश्चन नंबर 7 तक, अगर क्वेश्चन नंबर 7 ही आपको अटैम्प्ट करना है तो आप ये यहाँ तक भी करोगे तो चल जाएगा। बट अपने सेफ साइड के लिए यहाँ तक कर लेना, लास्ट वाले के लिए मैं आपको बोल भी नहीं रही करने को। तो बस ये है, थोड़ा सिंपल सा है, तो आराम से यही सिलेबस आपका, तो उसको आराम से कवर करना है आपको, ठीक है। परेशान होने की नीड नहीं है। और नेक्स्ट अगर मैं दूसरी बुक की बात करूँ यहाँ पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना आपकी, ये बुक ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी बुक है ये। तो इसको करना कैसे आपने, ईजी कैसे करना है, तो सेक्शन जो A है ना आपका,
और जो सेक्शन बी है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे, जो आपका एक सेक्शन ई भी आता है, ठीक है। तो सेक्शन जो ई है वो आपका 10 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके पास सब MCQ क्वेश्चंस, फिलअप्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ें आती हैं और ये कंपल्सरी होता है। इसमें एज सच कोई चॉइस नहीं है, इसमें एज सच कोई भी चॉइस नहीं है। तो इसके लिए ना आपको सारा ही सिलेबस में से कहीं से भी आ जाएगा। तो इसको कैसे कवर करना है, MCQ वाले पार्ट को कैसे कवर करना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम देखें ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सेम ही फॉर्मेट है, ठीक है, ये सेम ही फॉर्मेट है। पेपर्स का तो सेम ही फॉर्मेट रहता है, 50 नंबर का आता है बस ऐसे। बट यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि तुम्हारी 304 है, इसमें आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ सेक्शन ए आ रहा है ना, इसमें आपके पास 2 यूनिट्स आ रही हैं। एक आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली यूनिट आ रही है, एक आपके पास लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स वाली यूनिट आ रही है, ठीक है। तो जो आपको करनी है ना, वैसे आपको स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, आपको कॉलेजेस वगैरह में प्रेफर करते हैं ये वाला पार्ट करना। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप लेंथेनाइट और जो एक्टिनाइट वाला पार्ट है ना, इसको कवर करो, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये वाला पार्ट। और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर भी चेक कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे सारे, अलग कुछ भी नहीं आता, मिक्स नहीं होता कभी भी। ये मैंने देखा है, मैंने भी अभी पेपर दिए हैं रिसेंट में, तो मैंने भी पिछले सभी एनालिसिस करे थे, तो जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट है वो अलग ही आता है। तो ये वाला करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारा ना एक जैसा, और आप इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे। जो हमारे साथ बच्चे थे उन्होंने ये वाला पार्ट किया था और पूरे कंफ्यूज हो गए थे पेपर में। तो मैं आपको यही बोलूँगी, लेंथेनाइट एक्टिनाइट आप करो तो बेटर रहेगा आप लोगों को, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 2 पार्ट आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछा जा रहा है, दूसरा आपको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये वाले पूछे जा रहे हैं 2। तो इसमें तो आपको डेफिनेटली आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही चूज़ करनी है, क्योंकि ये आपने 11th-12th में कर रखी है, तो बेटर है कि ये वाला पार्ट करो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो VBD पे ही पूछ लिया जाता है। और दूसरा फिर आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला है, थोड़ा सा टॉपिक ऐसे है टेढ़ा मेढ़ा सा, बट इसको आप कर लेना, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं कर दूँगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सेक्शन सी है ना, इसमें से जो दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं, लाइक 5th और 6th जो क्वेश्चन आपका बनता है ना, वो इसी से बनेगा। तो इसमें अकॉर्डिंग मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको पूरा ही चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा चैप्टर कर लेना। कोई एक दो बीच में टॉपिक छोड़ने हैं, मन करेगा तो छोड़ देना, बट ये पूरा चैप्टर कर लो, आसान है टॉपिक, कोई मुश्किल नहीं है, ये कर लेना, ठीक है। और सेक्शन डी तो बहुत आसान है, ये भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा, और पूरा ही करो तो मैं बोलूँगी कि अच्छी बात है। एसिड्स एंड बेसिस ये पूरा ही करो, क्योंकि काफ़ी इजी है, और इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो आपका सेक्शन ई आता है ना, वो आपका कंपल्सरी आता है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है कवर करनी पड़ती हैं, बट वो हमारा लास्ट है। पहले हम मेन अपना 40 नंबर पक्के कर लें, देन हम 10 नंबर वाले पे चलेंगे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और पेपर दोनों का ही 50 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। तो अगर आप 3rd ईयर में पहुँचे थे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप आगे, बट मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से पेपर करना है।